नमस्कार विद्यार्थी। हमारा पिछला बिंदु था भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण हम उस क्लास को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। चलो पुनः वापस एक बार मैं उस पिछली क्लास को रिपीट कर देता हूँ। हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा था। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरे थे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हमने तीन भागों में बांटा था। पहला धार्मिक स्रोत या धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मोत्तर साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य, और तीसरा वंशावलियां। हमने इस धार्मिक साहित्य का अध्ययन कर लिया था। धार्मिक साहित्य को हमने तीन भागों में बांटा था। उस समय हम वैदिक साहित्य, दूसरा हमारा था बौद्ध साहित्य, और तीसरा जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा महाकाव्य, इन सब का अध्ययन किया था। और उसके बाद में हमने बौद्ध साहित्य को पढ़ा था, जिसमें बौद्धों के जो ग्रंथ थे, एक तो उनके धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके साथ में ही हमने बौद्धों के जो जातक कथाओं के बारे में पढ़ा था। जातक कथाएं, जब भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं थी, जो 500 संख्या में 549 के आसपास थी। इसके अलावा हमने बौद्धों के जो प्रारंभिक ग्रंथ थे, पाली भाषा में कुछ रचे गए ग्रंथ थे, उदाहरणतः बिलिंदपन हो, और साथ में ही संस्कृत प्रवृत्ति काल में, उसके बाद के समय में संस्कृत भाषा में कुछ रचे गए ग्रंथ थे। उन ग्रंथों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और तीसरा था जैन धर्म के ग्रंथ, जो कि मूलतः अगर देखें तो जैनों के धार्मिक ग्रंथ, जिनको हमने आगम कहा था, अंग, उपांग, पर्किल वगैरह इस प्रकार से। और साथ में ही प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ थे, हमने ये भी पढ़ा था कि जैनों के जो धार्मिक ग्रंथ थे वो जैनों के धार्मिक ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, जबकि बौद्धों के जो प्रारंभिक ग्रंथ वो पाली भाषा में, जबकि बाद में दोनों के ग्रंथ हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अगला हमारा बिंदु लेते हैं धार्मिक साहित्य के बाद में धर्मोत्तर साहित्य, और उसके बाद में हमारा मूल बिंदु चल रहा था भारतीय जानकारी के स्रोत, और उस स्रोतों में भी हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं अगला धर्मेत्तर साहित्य। तो हमारा मुख्य बिंदु था साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में हम दूसरा बिंदु लेते हैं धर्मेत्तर साहित्य। कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिनसे भी, जो धर्म से अलग या धर्म के अतिरिक्त कुछ रचे गए ग्रंथ, रचे गए साहित्य, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब वो मोटे तौर पर कौन कौन से थे, किन किन को इसमें रखा जा सकता है, देखें तो प्रमुख रूप से हम इनको भी चार भागों में बांट सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, तीसरा क्षेत्रीय साहित्य, और चौथा हम ले लेते हैं विदेशी ग्रंथ या विदेशी विवरण। तो मोटे तौर पर अगर लें तो हम धर्मोत्तर साहित्य को चार भागों में बांट सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ,
साहित्यिक ग्रंथ। तीसरा हम ले लेते हैं क्षत्रिय साहित्य, यानी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ ग्रंथ रचे गए जिनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चौथा ले लेते हैं हम विदेशी विवरण। हम एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें यहां ध्यान रखने की बात है, हमेशा क्वेश्चन आता है ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम बताइए। ग्रंथ कौन सा है और उसका लेखक कौन सा है। तो सबसे पहला हम चलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, लेते हैं राजतरंगिणी। अन्य अगर ले अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र। राजतरंगिणी के लेखक कलहण है और 1150 ईस्वी के आसपास का कश्मीर के इतिहास या इवन हम कहें के साथ साथ भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौटिल्य, अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौटिल्य। हर्षचरित्र जिसके लेखक हर्ष का दरबारी कवि बाण भट्ट, गौडवह। इसके अलावा विक्रमांक देव चरित्र जिसके लेखक विलन है, गौडवह के लेखक वाकपति, विक्रमांक देव चरित्र जिसके लेखक विलहण। तो ऐसे ग्रंथ जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिनको हमने ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित्र, हमीर महाकाव्य, नवसहसांक चरित्र। कुमारपाल चरित्र, नवसहसांक चरित्र, हमीर महाकाव्य जिसके लेखक नयनचंद सूरी थे और प्रमुख रूप से जिसमें रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में विवरण है। नवसहसांक चरित्र के रचिता पद्मगुप्त और कुमारपाल चरित्र के जय सिंह। भोज चरित्र बलाल सेन, कुमारपाल चरित्र जिसके शेष जय सिंह, नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त और हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। इसके अलावा भोज चरित्र जिसके लेखक बल्लाल। तो ये सभी ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें तो जो धार्मिक साहित्य के अलावा धर्मोत्तर साहित्य है जिसमें ऐतिहासिक श्रेणी के भी ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें राजतरंगिणी जिसके लेखक कलहण है, अर्थशास्त्र जो मौर्य काल में प्रमुख रूप से एक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके सहयोगी कौटिल्य या जिनको कहते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा लिखा गया, और इसमें प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों का विवरण है। हर्षचरित्र जो कि हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के शासक, आगे हम पढ़ेंगे उनको, हर्ष के दरबारी बाण भट्ट के द्वारा इसकी हर्षचरित्र की रचना की गई। गौडवह वाकपति राज के द्वारा रचना की गई। विक्रमांक देव चरित्र विलन, कुमारपाल चरित्र जयसिंह, नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त और हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी और भोज चरित्र। इसके अलावा अगर हम देखें तो पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक जयानक है। तो ये सभी ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हम लेते हैं विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रंथ रचे गए जो विशुद्ध साहित्यिक रूप से रचे गए, जिसमें कुछ नाटक हो सकते हैं
विशुद्ध साहित्य ग्रंथों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो कुछ नाटक ले सकते हैं, कुछ नाटकों की रचना हुई जैसे कालिदास के नाटक है। इसके अलावा काव्य है, कथा है, कोश है, टीका है, टीका या जिनको भाष्य कहते हैं, अपने किसी ग्रंथ का अपने विचारों या अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करना टीका कहलाता है। तो इसका अनेक टीकाएं रचना की गई जिनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन कथा, टीका, व्याकरण आदि कोश, इन आदि ग्रंथों से हमें प्राचीन शासकों और तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक जानकारी हमें इनसे मिलती है। तो प्रमुख रूप से ये जो नाटक है, काव्य है, कथा है, कोश, टीका, भाष्य और इसके अलावा व्याकरण ग्रंथ भी कुछ रचे गए जैसे प्राणिनिका, अष्टाध्याय। तो इनसे हमें शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और वह इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख रूप से जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में कौन कौन किन को आते हैं, जैसे हम कालिदास के ग्रंथों को ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य अगर देखें तो पंतजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसके अलावा अगर ले तो मालविका अग्निमित्र, कालिदास की रचना है। कुछ काव्यों की रचना की गई, कुछ 3 नाटक रचे गए कालिदास के द्वारा। तो कुछ काव्य, कुछ गार्ग्य संहिता, मुद्रा राक्षस, मर्क्षकटिकम, मितांसरा, मुद्रा राक्षस, मितांसरा, इसके अलावा मृच्छकटिकम जिसके लेखक क्षुद्रक है, तो ये विशुद्ध साहित्य पंतजलि के रचिता ये महाभाष्य के रचिता पंतजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ है, मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का नाटक है, कालिदास। आगे हम इसके बारे में, इन कालिदास के बारे में भी पढ़ेंगे। का प्रमुख रूप से ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के इतिहास में देखो, अगर मोटे तौर पर चंद्रगुप्त को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि थी। ये दोनों गुप्त वंश के शासक थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। फिर नवरत्न किन किन के दरबार में? नवरत्न चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे, द्वितीय जिसको कह सकते हैं, और अकबर, इन दोनों के दरबार में नवरत्न हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जिनका नाम कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ये मौर्य वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनके दरबार में नवरत्न, इन नवरत्नों में कालिदास भी प्रमुख थे। मुद्रा राक्षस जिसके लेखक विशाखदत्त थे, इसके अलावा मितांसरा जिसके लेखक मेघातिथि, और मृच्छकटिकम जिसके लेखक शूद्रक। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रंथ थे जिनमें कामंदक का नीतिसार है। फिर इसी कुछ कहानियां हैं या कुछ कथाएं हैं जिसमें पंचतंत्र की कथाएं, अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश है। इसके अलावा कथा मंजरी, वृत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, ये भी ग्रंथ हैं। तो प्रमुख रूप से एक पंचतंत्र, ये भी गुप्त काल में हुए प्रमुख रूप से एक, जिसके लेखक विष्णु शर्मा,
अमरकोश अमर सिंह का, ये भी इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा कथा मंजरी, गुणाढ्य की है, जिसके लेखक गुणाढ्य। वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। और कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव की। तो ये सभी ग्रंथ हैं, हम इनको विशुद्ध साहित्यिक श्रेणी में रख सकते हैं। तो कुछ विशुद्ध साहित्यिक श्रेणी में कुछ नाटक, काव्य, कथा, कोश, टीका या जिनको भाष्य कह सकते हैं, या व्याकरण ग्रंथ जिनकी रचनाएं की गई थी शासकों। और इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है? इनसे हमें जानकारी तत्कालीन शासकों व सामाजिक व आर्थिक विषय के बारे में जानकारी हमें मिलती है, जिसमें पंतजलि का महाभाष्य, पाणिनि की जो व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी है, मालविका अग्निमित्र जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रमुख रूप से ये कालिदास के द्वारा रचित नाटक है मुद्रा नाशक, जिसके लेखक विशाखदत्त है। और मितांसरा मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृच्छकटिकम का मिट्टी की गाड़ी। पंचतंत्र जिसमें कहानियां हैं, और इसका अनुवाद बाद में कई अलग अलग भाषाओं में हुआ, अरबी भाषा में और फारसी भाषा में। अरबी भाषा में इसका नाम कलीला दमना रहा, पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया, और फारसी भाषा में फिर उसी का आयरे दानिश के नाम से अनुवाद हुआ था। अमरकोश अमर सिंह का, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नवरत्न था। व्रत कथा मंजरी गुणाढ्य की है, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है, और कथा सरित सागर सोमदेव का। तो ये सभी ग्रंथ थे जो प्रमुख रूप से एक प्राचीन काल में रचे गए, और इनसे हमें प्राचीन धर्म या प्राचीन काल में धर्म के अतिरिक्त जो ग्रंथ रचे गए, जिनसे हमें प्राचीन इन शासकों के बारे में, तत्कालीन समाज के बारे में, उन लोगों के बारे में आर्थिक जानकारी हमें इनके बारे में मिलती है। अगला आते हैं तो प्रमुख रूप से तीसरा क्षेत्रीय साहित्य। अब उस काल में अलग अलग क्षेत्रों में भी कई ग्रंथों की रचना की गई क्षेत्रीय भाषाओं में। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थानी भाषा में भी अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें चंद्रबदाई का पृथ्वीराज रासो, कुछ रासो ग्रंथों की रचना हुई थी। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ ग्रंथों की रचना की गई। तो हम देखते हैं कौन कौन से। तेलुगु साहित्य, ये तमिल साहित्य, और दूसरा लेते हैं राजस्थानी साहित्य। अलग अलग क्षेत्रों में भी उन भाषाओं में कुछ ग्रंथ रचे गए। तमिल साहित्य, जिसके प्रणेता माने जाते हैं अगस्त्य ऋषि। इनके प्रणेता माने जाते हैं। तेलुगु तमिल भाषा, और ये तमिल भाषा में जो रचे गए ग्रंथ हैं, जिनको संगम साहित्य के नाम से जाना गया, संगम साहित्य। और इस संगम साहित्य में किन किन शासकों के बारे में विवरण है? चोल व पल्लव शासकों के बारे में, चोल तथा पल्लव शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इनसे भी हमें प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तमिल साहित्य तमिल भाषा में रचा गया, और इनको संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसके प्रणेता अगस्त्य ऋषि माने जाते हैं। चोल और पल्लव शासकों के बारे में, चोल शासक जो कि प्रमुख रूप से एक महान ये शिव के उपासक रहे हैं, और जिनकी देन नटराज की प्रतिमा रही है ना। इसके अलावा प्रमुख रूप से एक वृद्धेश्वर का मंदिर है, जिसको तंजौर मंदिर भी कहा जाता है ना, या राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से एक, इसके अलावा अन्य ग्रंथों में देखें तो कृष्णदेव राय विजयम,
जिसके लेखक दुर्जटी थे। तो इनसे भी जो कि प्रमुख रूप से एक विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय, जो विजयनगर के महान शासक हुए थे कृष्णदेवराय, उनके बारे में जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। तो ये तमिल साहित्य जिसमें के प्रणेता अग्रस्त ऋषि संगम साहित्य भी कहता है। चोल और पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य ग्रंथ कृष्णदेवराय विजयों में जिसके लेखक दुर्जटी है, जिसमें विजयनगर के शासक परम रूप से कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी इनसे मिलती है। तो राजस्थानी भाषा में भी उस क्षेत्र उस समय या प्राचीन काल में अनेक ग्रंथ रचे गए, जिसमें रासो है, कुछ ख्याते हैं जिसमें प्रमुख रूप से पृथ्वीराज रासो, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था। पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा कानड़दे प्रबंध, जिसके लेखक पद्मनाभ, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। इसके अलावा फिर राव जेत शिरो छंद, बिट्टू सुज्जा, जिसके लेखक है, और ये बीकानेर के शासक थे जेत सिंह, उनके बारे में कानड़देव जो सोनगरा शासक थे जालोर के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुन्नोत नैनसिरी ख्यात, फिर बांकीदास की ख्यात, इसके अलावा वंश भास्कर जो बूंदी के शासक थे, ये बूंदी के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है इनसे, जिसके लेखक सूर्यमल मिश्र थे। वंश भास्कर। और देखा जाए तो राजस्थान में जन चेतना जगाने वाले ये प्रसिद्ध कवि भी इनको कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद बरदाई। कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ, जालोर के सोनगरा शासक कानड़देव के बारे में वर्णन है या उनके बारे में जानकारी मिलती है। रावजेत सिंह छंद बीटू सुजा, बीकानेर शासक है रावजेत सिंह, उनके बारे में जानकारी मिलती है। नैनसिरी ख्यात, जिसके लेखक मुन्नोत नैनसी है, जिनकी एक और पुस्तक मारवाड़ रे परगनेरी विगत, और इसके अलावा जिनको राजस्थान का राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है, इनकी दूसरी पुस्तक को, और मुन्नोत नैनसी को मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। इसके अलावा बांकीदास की ख्यात, जिसके लेखक बांकीदास है, जिनको राजस्थान का बीरबल या राजपुताने का बीरबल या मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र है, सूर्यमल मिश्र, जिनके अन्य लेख ग्रंथों में वीर सतसई, राज रचाट, छंदो मुयुक, ये इन जैसे ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया था, विश्व साहित्य ग्रंथ, और तीसरा क्षेत्रीय साहित्य, जिसमें हमने अलग अलग भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उनको हमने देखा। तमिल भाषा में जिनको संगम साहित्य कहा गया, इसके प्रणेता अगस्त ऋषि थे। वहीं अगर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा में भी अनेक ग्रंथ उस समय पहले रचे गए, जिनसे भी हमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित राजाओं के बारे में या राजपुताने के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई जो उनके मित्र भी थे और दरबारी भी थे, कानड़देव प्रबंध, जालोर के बारे में जानकारी, बीकानेर में राव जेत सिंह के बारे में जानकारी, राव जेत सिंह छंद से, नैनसी की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, और वंश भास्कर। तो ये सभी क्षेत्रीय साहित्य थे जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। तो उस समय विदेशी धर्मोत्तर साहित्य में हमारा चौथा आता है विदेशी विवरण। अब प्राचीन काल से भारत में अनेक उद्देश्यों से, धर्म के कारण, व्यापार के कारण, अध्ययन के कारण, दर्शन के कारण, बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज के कारण अनेक उद्देश्यों को लेकर विदेशी भारत में आए थे। तो विदेशी विवरण, तो विदेशी भारत में किन उद्देश्य से? व्यापार,
धर्म, दर्शन, अध्ययन या धर्म ग्रंथों की खोज के हेतु। खोज के लिए विदेशी भारत आए थे और भारत आने पर उनके द्वारा जो विवरण भारतीय यहाँ की व्यवस्था के बारे में या जहां जो कुछ उन्होंने यहाँ देखा और वो उन्होंने अपने विवरणों में लिखा, उन विवरणों के माध्यम से भी हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विदेशी कौन कौन थे या कहां से आए थे? इसका सबसे पहले यूनानी आए थे। इसका उदाहरण या यूनानी विवरण ले सकते हैं। इनको भी हम देखो 4 भागों में बांट लेते हैं ताकि सुविधा रहे। विदेश यूनानियों के बाद में अगर ले तो चीनी यात्री या चीनी विवरण ले सकते हैं। इसके अलावा तिब्बती वृत्तांत, और अंतिम ले तो अरबी विवरण। तो विभिन्न उद्देश्यों से भारत में आए थे जो लोग और उन यात्रियों के द्वारा अपने विवरण में जो कुछ भारत के बारे में लिखा, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों में अगर देखें तो प्रमुख रूप से एक मेगस्थनीज सबसे प्रमुख है। और मेगस्थनीज जो कि किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था, क्योंकि इस सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था और मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इस मेगस्थनीज के द्वारा रचा गया ग्रंथ था जिसका नाम था इंडिका, जो यूनानी भाषा में था। हालांकि इसकी यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में लिखा गया था। हालांकि यह ग्रंथ मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद में इनके आधार पर प्रवृत्ति शास्त्र जो यूनानी ये लेखक थे उन्होंने भी कुछ ग्रंथ रचे गए उनके भी द्वारा। तो उसमें भी इंडिका के कुछ अंश हमें प्राप्त होते हैं और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन थे? प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। तो बहुत सारे प्रवृत्ति यूनानी लेखक थे जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में या उनके विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्ट्रैबो है ना, स्काइलैक्स आदि। तो प्रमुख रूप से टॉलमी है ना, जिन्होंने भी एक और पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी, टॉलमी। ये प्रमुख रूप से यूनानी विवरण थे जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी विवरणों में प्रमुख नाम आता है कौन कौन से यात्री भारत आए थे और भारत चीनी जो यात्री भारत आए थे उनका उद्देश्य वो धर्म का अध्ययन व धर्म ग्रंथों की खोज करने के लिए वो यहाँ आए थे। फाइयान, शुन्युंग, इसके अलावा हेनशांग जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, हेनशांग, इत्सिंग। तो ये प्रमुख रूप से भारत आए थे। फाइयान ये इसने अपने विवरण में कहीं भी भारतीय राजा का उल्लेख नहीं किया। 399 से लगाकर 414 तक और ये काल ईस्वी तक। और इस समय भारत का उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में यह भारत आया था और जिसकी रचना फो क्यो की सुनयुंगी भी चीनी यात्री था। हेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है
यात्रियों का राजकुमार। और यह हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था, या हम कहें तो वर्धन वंश का शासक था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। और इसने नालंदा में भी शिक्षा प्राप्त की थी। और प्रमुख रूप से एक इसके काल में, हर्षवर्धन के काल में जो कन्नौज परिषद हुई थी और महामोक्ष परिषद हुई थी, उसमें इसने भाग लिया था। और कन्नौज परिषद में जो बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी, उसमें इसको अध्यक्ष, परिषद का इसको अध्यक्ष बनाया गया था। और इत सिंह, और तो इसका काल, हेनसांग का काल 629 से लगाकर 644 के आसपास, 645। इसके बाद में इत सिंह भी आया था, 672-73 के आसपास ये भारत आया था। तो ये प्रमुख रूप से एक चीनी यात्री जो अलग अलग स्थल मार्ग से आए थे, कुछ समुद्री मार्ग से आए थे लेकिन लौटे स्थल मार्ग से थे, तो अलग अलग, तो ये चीनी यात्री जो भारत आए थे, ये भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन और बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज के लिए यहाँ भारत आए थे। तो उन्होंने भी तत्कालीन भारत के बारे में जो कुछ लिखा, हमें उन विवरणों से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए फाहियान के समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था, और उस समय उसने जो कुछ भी लिखा, उसके विवरण से हमें उस काल, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और प्रमुख रूप से जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता, और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहकर अध्ययन किया था, तो इसके बारे में इत सिंह भी यहाँ रहा था, नालंदा में 10 वर्ष तक रहा था। तो प्रमुख रूप से इनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के, इनके विवरणों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता है तिब्बती विवरण। तिब्बती विवरणों में प्रमुख है तारानाथ के ग्रंथ, जिसमें कंग्यूर और तम्यूर, कंग्यूर और तम्यूर, ये दो ग्रंथ थे जिनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं अरबी विवरण। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, सिंध सफल आक्रमण। और उसके बाद में चूंकि अरब प्रायद्वीप से ही इस इस्लाम का जन्म हुआ था, और उसके बाद में यहाँ यह अरबी व्यापारी भारतीय पश्चिम तट पर पहले से ही आ चुके थे, लेकिन स्थल मार्ग से उनका पहला सफल आक्रमण सिंध पर 712 ईस्वी में और मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, और जिसने सबसे पहले भारत में जजिया कर भी लगाया था। तो उसके द्वारा, और सिंध का उस समय शासक था ताहिर, हम आगे हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण में, उस अध्याय में हम इनको पढ़ेंगे विस्तृत तौर पर। तो प्रमुख रूप से एक अरबी विवरण, जो यहाँ अरबी यात्री आए थे, उन्होंने भी भारत के बारे में जो कुछ उन्होंने यहाँ कुछ देखा था, और तो उन्होंने अपने विवरणों में जो लिखा, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन आए थे? अल मसूदी, इसके अलावा सुलेमान नबी, अल मसूदी जिसने लिखा था मिंडास ऑफ गोल्ड, और ये पाल शासक महिपाल के समय में यहाँ भारत आया था। सुलेमान नबी जिसने पाल और पर्तियार और पाल शासक, ये अल मसूदी जो पर्तियार शासक महिपाल के समय आया था, और सुलेमान नबी जिसने की प्रतिहार व पालों की शक्ति का उल्लेख किया। साथ में इसकी पुस्तक सिलसिलातुल तवारीख, सिलसिलातुल तवारीख, यह प्रमुख रूप से एक जो अरबी यात्री, एक तो अल मसूदी और दूसरा प्रमुख रूप से एक जिसका नाम था सुलेमान नबी। अल मसूदी की पुस्तक मिनास ऑफ गोल्ड, जिसमें भारतीय विवरण में उसने लिखा था भारत का राज्य स्थल और समुद्र दोनों पर है। और इसके अलावा सिलसिलातुल तवारीख जो सुलेमान नबी की है, जिसने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में वर्णन किया था। इसके अलावा अल बरूनी जिसने स्वयं ने संस्कृत सीखी थी, और तारीख हिंद पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी, तारीख हिंद अल बरूनी की। तो अल मसूदी की मिंडास ऑफ गोल्ड, दूसरी सुलेमान नबी की सिलसिलातुल तवारीख,
और तीसरी तारीख हिंद, जिसके लेखक अल बरूनी। इसके अलावा और पुस्तक है जिसमें चर्चनामा, सिंध का इतिहास इसमें है। तो ये प्रमुख रूप से एक अरबी विवरण है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा साहित्यिक स्रोतों में पहला भाग था धार्मिक साहित्य, जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दूसरा धर्मोत्तर साहित्य और तीसरा वंशावलियां आएगी, वंशावलियां। तो प्राचीन काल से ही हमने इन वंशावलियों को लेखन करने का काम प्रमुख रूप से तीर्थ पुरोहित, पंडे, बड़वा, रागा, भाट इनके द्वारा किया गया था। और इन वंशावलियों का महत्व क्या है, हम उन महत्वों के बारे में भी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। इसमें पुनः वापस हमने धर्मोत्तर साहित्य को 4 भागों में बांटा था। ऐतिहासिक साहित्य, जिसमें विशुद्ध इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और प्राचीन भारतीय शासकों के बारे में और उनका क्रमबद्ध इतिहास हमें इन ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों में मिलता है। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ जिसमें कालिदास के नाटक वगैरह है, और क्षेत्रीय साहित्य यानी अलग अलग भाषाओं में या क्षेत्रीय भाषाओं में जिन ग्रंथों की रचना की और उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी ग्रंथ जिसमें तमिल भाषा में और राजस्थानी भाषा में ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है। और विदेशी विवरण अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग काल में जो यात्री भारत आए थे, उन्होंने जो कुछ अपने विवरणों में लिखा, उनसे हमें तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में ही तत्कालीन शासकों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो प्रमुख रूप से इसमें विदेशी विवरणों में सबसे यूनानियों के बाद में चीनी, उसके बाद तिब्बती और अंत में अरबी विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, और उनमें इतिहास ये साहित्यिक स्रोतों में तीसरा आएगा हमारा वंशावलियां। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वंशावलियां क्यों महत्वपूर्ण है या वंशावलियों का महत्व क्या है। वर्तमान में अगर देखा जाए, वंशावलियां न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। हम धर्मांतरित हिंदुओं को जो उनके पुरानी जड़ों को बताकर उनके बीच में जो उन्माद हो रहा है, सांप्रदायिक उन्माद, उनको कम कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के उस सांस्कृतिक परंपरा, मूल निवास स्थान, इसके अलावा उनके वंश, कुलाचार आदि के बारे में, गोत्र के बारे में भी हम इन वंशावलियों से पता चल सकते हैं। हमें मध्यकालीन और पुरातन सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में भी इन वंशावलियों से पता चलता है। तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों में और वंशावलियां। थैंक यू।